हेलो ऑल, वेलकम टू एबीसी। हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है लास्ट थर्सडे के मॉक का है। हर थर्सडे हम मॉक करवाते हैं, उसी की ये क्वेश्चन सीरीज है। जिन लोगों ने मॉक दिया है उनके लिए भी ये हेल्पफुल है और जिनने मॉक नहीं दिया है उनके लिए भी ये इक्वली हेल्पफुल है। जो इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं उनके लिए एक सजेशन है, आप सबसे पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद सोल्यूशन देखिए। इससे आपको वो सोल्यूशन और बेहतर समझ में आएगा। टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। 60 क्वेश्चंस में आपको 60 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जिनने मॉक दिया है उनको पता चल पाएगा कि उनने जो गलती करी है वहाँ पे क्या होना चाहिए था, और आपको ये मॉक किस तरीके से और बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए था। जिनने मॉक नहीं दी है उनके लिए भी ये इक्वली हेल्पफुल है क्योंकि आपको 60 क्वेश्चन में 60 अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे और ये कॉन्सेप्ट्स आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है, एक ब्लैंक लिस्ट लिया है मैंने और बी में एक स्ट्रिंग लिया है मैंने। ठीक है, अब हमने एक लूप चलाई है जिसमें हम इटरेट कर रहे हैं इस लिस्ट में। अब i इन रेंज b, इससे क्या मिल रहा है, i को लेंथ ऑफ b कितनी है 3। ठीक है, लेंथ फंक्शन की मदद से हम किसी भी सीक्वेंस का लेंथ निकालते हैं कि उस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स हैं। अब b के अंदर आप देखिए ABC 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो रेंज के अंदर वैल्यू क्या पास हुई 3। जब रेंज में आप वैल्यू 3 पास करते हो तो रेंज हमें क्या देता है 0, 1 और 2। अब ये 0, 1, 2 1 बाई 1 i के अंदर जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब इसके अंदर क्या किए हैं, हम अपेंड कर रहे हैं किसमें, ए में। ए पहले से क्या था, ब्लैंक था, एम्प्टी था। अब उसमें हम बी को अपेंड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या मालूम चल रहा है, ये लूप कितनी बारी चलेगी, 3 बारी। एक बारी 0 के लिए, एक बारी 1 के लिए, एक बारी 2 के लिए। सबसे पहले में हम अपेंड किए बी को। बी में क्या है, ABC। तो आपके लिस्ट के अंदर सबसे पहले क्या आ गया, ABC। ठीक है, फिर से हम अपेंड किए किसको, बी को, तो वापिस से फिर से अपेंड हो जाएगा ABC। वैसे ही 3 बारी लूप चलेगी, 3 बारी ABC अपेंड हो जाएगी आपकी लिस्ट के अंदर। और जब आप इस लिस्ट को प्रिंट करोगे तो ये लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उम्मीद है ये चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 सेट्स हैं, ए और बी 2 सेट्स हैं। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए कि सेट्स कैसे होते हैं, अनऑर्डर्ड। ठीक है, अनऑर्डर्ड होने का मतलब क्या होता है कि सेट किसी भी ऑर्डर में हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब प्रिंट के अंदर हम इन दोनों का इक्वालिटी चेक किए कि क्या ए और बी बराबर है। तो जब ये अनऑर्डर्ड है तो किसी भी ऑर्डर में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस देखना है कि अगर इसमें 1 है तो क्या इसमें 1 है, हाँ। 2 है, 2 है, हाँ। 4 है, 4 है, हाँ। 3 है, 3 है, हाँ। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अब जो आप पाइथन है वो केस सेंसिटिव होता है और पाइथन में जो ट्रू, फॉल्स और नन इस्तेमाल करते हैं उसके पहले लेटर्स कैपिटल होते हैं। तो ये वाला ट्रू इनवैलिड आंसर है और ये वाला ट्रू आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ट्रू और फॉल्स 2 तरह के बूलियन डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में यही सेम सेट लिए हैं, सेट अनऑर्डर्ड होता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान में रखना है कि सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स को सेट इग्नोर कर देता है। मतलब ये फाइनली सेट इसको किस तरीके से ट्रीट करेगा, 4, 3, 1, 2, ये लास्ट वाले 1 को इग्नोर कर देगा। और बाकी तो ऑर्डर्ड वाला कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं कि सेट आपका अनऑर्डर्ड होता है, इसीलिए ये क्या देगा हमको, ट्रू। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, द मॉक ऑफ ABC इज बेस्ट। ठीक है, अब प्रिंट के अंदर हमने एक कंडीशन डाली है। इसके अंदर हमने नॉट इन का इस्तेमाल किया है। 2 ऑपरेटर्स हैं, इन और नॉट इन। इन और नॉट इन किस तरह के ऑपरेटर्स हैं, इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। ये चेक करते हैं कि किसी सीक्वेंस में एलिमेंट मौजूद है कि नहीं, ये इस सीक्वेंस में मौजूद है कि नहीं, यही हम इस प्रिंट के अंदर कर रहे हैं।
अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या लिखे हैं इसके अंदर, लिखे हैं इज नॉट इन टेक्स्ट, कि आप इसको चेक कर रहे हैं कि क्या इज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट के अंदर हम इटरेट किए तो मेरे को इज मिल गया, पर हम यहाँ पे इन नहीं नॉट इन चेक कर रहे थे कि प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर इन चेक करते तो ये क्या देता, ट्रू। अब नॉट इन चेक कर रहे हैं कि नहीं प्रेजेंट है, पर ये तो एक्चुअली में प्रेजेंट है, इसीलिए ये हमको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। उम्मीद है ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सेट की, जो कि अनऑर्डर्ड होता था। अब हम बात कर रहे हैं लिस्ट की। लिस्ट कैसा होता है, ऑर्डर्ड होता है। इसके ऑर्डर का फर्क पड़ता है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, आप जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हो वो हमेशा उसी ऑर्डर में होगा। अब ऑर्डर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर फिक्स है, तो 4 पहले है पर इसमें 4 पहले नहीं है, यह ऑर्डर्ड है। इसीलिए जब हम इसके साथ इक्वालिटी चेक करेंगे तो ये हमको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, लिस्ट, ट्यूपल और स्ट्रिंग ये तीनों कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं वो एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में होंगे। ठीक है, इसीलिए क्या देगा, फॉल्स। और ये फॉल्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये भी आपको हम बता चुके हैं कि ट्रू, फॉल्स और नन के पहले लेटर्स कैपिटल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सिंपल सा इस फंक्शन का आपको मतलब बताना था। ठीक है, गेट फंक्शन क्या करता है, गेट फंक्शन आपसे मांगता है की, और उस की के रेस्पेक्टिव में जो भी वैल्यू है वो आप देता है। वही अब सारे ऑप्शंस आप देखोगे तो अब जब लास्ट 4th ऑप्शन पे पहुंचोगे तो टू गेट वैल्यू ऑफ द गिवन की यूज डिक्ट डॉट की। डिक्ट क्या है, उस डिक्शनरी का नाम। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन है, और हर टॉपिक से ऐसे कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करते चले जाओगे तो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो हमको देखने हैं। डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर। एकदम सत्य बात है, डिक्शनरी के अंदर हम आइटम से स्टोर करते हैं, वो आइटम क्या होता है, की वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन पैरेंथेसिस। डिक्शनरी को हम करली ब्रैकेट के अंदर हम डिक्शनरी के आइटम्स को इंक्लोज करते हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है, लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग करली ब्रैकेट। नहीं भैया, लिस्ट को हम बड़ी ब्रैकेट से इंक्लोज करते हैं, या लिस्ट के क्रिएट करने के लिए हम बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला, तो ये वाला भी पॉइंट जो है आपका गलत है। अगला, यू कैन असाइन अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग 3 कोट्स या ट्रिपल कोट्स। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। आप इवन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स की मदद से भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है वो समझिए। जैसे हमने लिखा हेलो, अगले लाइन में लिखा वर्ल्ड वली बाय। अब ये क्या मल्टीपल लाइंस वाले स्ट्रिंग है, तो मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट डबल कोट से भी डिनोट कर सकते हो, बस इसमें क्या करना होता है, आपको लास्ट में बैकस्लैश प्रोवाइड करना होता है। आप एक अलग से है ट्रिपल कोट्स, उसकी मदद से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को आप ऐसे ही दे सकते हैं। मतलब आपको ट्रिपल कोट्स अगर आप इनक्लोज कर रहे हो तो आपको बैकस्लैश देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इसमें टोटल 2 बातें सत्य हैं, इसीलिए मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें बहुत लोग क्या गलती किए होंगे, पहला आंसर करेक्ट देखे होंगे और 2 इनकरेक्ट, तो वहीं पे छोड़ के ये पहले को टिक कर दिए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान देनी होगी कि हर ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ें, और इवन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ें। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके लिए भी कुछ क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, वो आगे मिलेगा। अब ये बहुत सिंपल था, इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेंथेसिस का जो प्रेसिडेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 5। 12 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 दूने 10 और 5 चौके 20, 2.4 आ जाएगा। अब 2.4 डिवाइडेड बाई 2 ब्रेसेस में, और 7 मल्टीप्लाइड बाई दिस। जब आप इसको करेंगे तो ये क्या आपको देगा, 1.2। 7 इंटू 1.2, 1.2 मतलब 12 7 जाए 84। अब 84 में एक पॉइंट दीजिए, 8.4 इसका रिजल्ट होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको क्या मिला है, एक डिक्शनरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब देखिए इसमें बहुत लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं। डिक्शनरी के थ्रू इटरेट करते हैं तब हमको कीज मिलते हैं। हम इस डिक्शनरी को एज इट इज प्रिंट करवा दिए हैं तो ये डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अगर इसी में हम कहते फॉर आई इन ए क्या है, ये हमारी डिक्शनरी है। अब इसके अंदर हम अगर प्रिंट करते आई को, तो अब इस आई को क्या मिल रहा होता है इस डिक्शनरी से, इसके कीज मिल रहे होते, तब हमको ये 1 और 2 कीज मिलते हैं। तो बस इस चीज से कंफ्यूज ना हो, इसमें हमको एक्चुअली क्या मिल रहा है, ये पूरा का पूरा डिक्शनरी मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अपर क्या करता है। अपर, आप वहां पे अपर चेंज तो करता है पर वो चेंज आपका डिपिक्ट नहीं होता है। जैसे अगर आप चाह रहे थे कि हम इस अपर के साथ हमारा जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको अपर करके, अपर लेटर में चेंज करके हम प्रिंट करें, तो आपको ये चीज प्रिंट के अंदर इस्तेमाल करना होगा। अपर कभी भी लिस्ट के अंदर चेंजेस नहीं करता है। बस ये पॉइंट आपको इसमें रखना था। इसीलिए ये जो आपका लिस्ट है वो एज इट इज आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसा ये लिस्ट है वो सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आई की वैल्यू है 1। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो आप एक डब्बा बना लिया कीजिए, आई की वैल्यू है 1। वाइल ट्रू का मतलब क्या है, ये इन्फानाइट लूप है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। सबसे पहले लाइन में क्या किया, आई को प्रिंट किया, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 प्रिंट हो गई। ठीक है, अब अंदर आए, आई मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, 1 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अब आगे आए तो हमको आई प्लस प्लस मिला, और आई प्लस प्लस पाइथन के अंदर वैलिड नहीं होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन के अंदर वैलिड नहीं होता है, तो आपको ये क्या देगा, सिंटैक्स एरर। किसी भी ऑप्शन में सिंटैक्स एरर का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप नन ऑफ दीज वाले को टिक करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अच्छा, अब इसी में हम लेकर चलते कि अगर इसके जगह पे आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 होता तब क्या रिजल्ट आता। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो हम वही आई में क्या वैल्यू थी 1, हम इस लाइन पे थे, आई में 1 प्रिंट हो गई थी, ब्रेक नहीं हुआ था। आई की वैल्यू को अब यहाँ पे 1 से बढ़ा दिए, तो अब ये क्या हो गया 2। फिर से लूप चलेगी, फिर से आई प्रिंट होगा, आई प्रिंट हो जाएगा 2। उसके बाद फिर से 2 मॉडुलस 4 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ब्रेक फिर से नहीं चलेगा। ठीक है, फिर से आई नीचे, आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाए, 3 हो गई। फिर ऊपर गए वापस लूप में, आई को प्रिंट कर रहे हैं, 3 प्रिंट हो गया। फिर 3 मॉडुलस 4 किए, नहीं भैया फॉल्स आया, ब्रेक नहीं चलेगा। आगे आए, फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ाए, ये 4 हो गया। अब देखिए प्रिंट पहले है, ब्रेक करने के प्रिंट पहले है, तो 4 प्रिंट होगी। यहाँ पे कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रिंट ब्रेक करने से पहले सबसे स्टार्टिंग से लाइन चलेगी ना, एक सीक्वेंस में चलेगी ना। अब प्रिंट पहले 4 प्रिंट हो गया, उसके बाद जब आए 4 मॉडुलस 4 किए तो ये डिविजिबल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो अंदर आके ब्रेक हो जाएगा। अब यही प्रिंट को हम इसके बाद लिखते तो 4 हमारा प्रिंट नहीं होता। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब 1 मॉडुलस 2 कीजिए, नहीं भैया 1 ऑड है, 2 से डिवाइड कीजिएगा 0 नहीं आएगा, तो ये ब्रेक नहीं चलेगा। आई को प्रिंट किए, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, इसका मतलब क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। अब किसी भी ऑड नंबर को अगर आप 2 से बढ़ाते हैं तो हमेशा ऑड ही आता है, तो ये नंबर कभी भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं हमेशा 2 से ही, तो कभी भी क्या ये नंबर इवन होगा, नहीं होगा। इसीलिए कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा और कभी भी ये लूप ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए ये इनफाइनाइट लूप का सिचुएशन है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन में आपको बस ये देखना था कि हमने आपको पाथ प्रोवाइड करा था, ठीक है, और ये पाथ आपने किसी में भी नहीं डाली है, इसीलिए इसके सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, इसीलिए इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब इसमें क्या है ना, ये बोल क्या रहा वो देखते हैं और समझते हैं करना क्या था इसमें। ये बोल ये रहा था कि हमको एक फाइल ओपन करना है, तो फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम उस फाइल को स्टोर करने के लिए एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम ओपन करके उसको स्टोर करते हैं। सबसे पहले में हम फाइल नेम या फाइल का लोकेशन देते हैं, ठीक है, लोकेशन सही नहीं था इसलिए सारे ऑप्शंस गलत थे।
अब इसके अंदर हमको क्या करना है, राइट परफॉर्म करना है। तो राइट के लिए हम W का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला सही होता अगर यहाँ पे फाइल का लोकेशन सही दिया हुआ होता तो। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसमें भी है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, अब इससे क्या है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे कि जब भी आप किसी फाइल को रीड करने के लिए ओपन करते हैं और जब वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एरर देता है वो। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला, जब आप एक फाइल को राइट करने के लिए ओपन करते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो नया फाइल बन जाता है। रीड में एरर आता है, राइट में नया फाइल बन जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, अगर फाइल को राइट करने के लिए ओपन कर रहे हैं और फाइल है पहले से, तो फाइल में जो भी डेटा होगा ना वो ओवर राइट हो जाता है। ये भी एक पॉइंट है आपका जो आपको याद रखना है। ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, अगर नहीं याद है तो कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर सिंपली आप ए को प्रिंट कर रहे हैं, पर ये ए है कौन? क्या आपने ए को डिफाइन करा है? नहीं करा है, तो इस ए को वो पहचान नहीं पाएगा ये ए नाम का क्या है, कौन सा आइडेंटिफायर है। तो इसीलिए आपको क्या मिलेगा इसमें, नेम एरर। ये जो ए है वो क्या है, कौन सा आइडेंटिफायर है, आपने तो कहीं डिफाइन नहीं करा है, तो आपको क्या देगा, ये एरर। और कौन सा एरर देगा आपको, नेम एरर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। देखिए पाइथन के अंदर जब भी लेट से आपने एक फंक्शन को कॉल करा fun करके, ठीक है, अब इस फंक्शन में आपने कुछ काम करा और आप इसके अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, तब इस ए में क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो जब भी आप फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो ये एक्चुअली में क्या देता है, नन। नन का मतलब ही क्या होता है, कुछ भी नहीं। ये फंक्शन कुछ भी नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं पाइथन में, नन का। तो इस ए को अगर आप प्रिंट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, नन। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो ये बात ध्यान रखिए, नन भी एक तरह का डेटा टाइप है जिसका मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, नीदर जीरो नॉर फॉल्स, कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे अब इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि इनमें से कौन कौन से इंटीजर टाइप के डेटा टाइप होंगे, मतलब जो भी एक्स है कौन कौन सा एक्स जो है वो इंटीजर होगा। पहला, अब इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। 13 फ्लोट डिवीजन 2, फ्लोट डिवीजन के अलग अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर है तो ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, इंटीजर। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। अगले पे चलते हैं। अगले में तो साफ साफ आप देख रहे हैं इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर रहे हैं और फ्लोट वैल्यू को आप इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकते हैं, तो इस एक्स को भी क्या मिल जाएगा, इंटीजर। 13 मॉडुलस 2, 13 मॉडुलस 2 कीजिए, क्या आएगा आपको, रिमाइंडर 1, 1 क्या है, एक इंटीजर, तो एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, इंटीजर। ये भी क्या है, इंटीजर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग, तो ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए आपके 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसीलिए मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में है कि इनमें से लिटरल्स कौन कौन से हैं। लिटरल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे अगर आप लिखते हैं a इक्वल्स टू 1, तो ये 1 क्या है, एक कांस्टेंट है। a क्या है, एक वेरिएबल है। या लिखते हैं a इक्वल्स टू 2.4, तो 2.4 क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये a क्या है, एक वेरिएबल है। तो इसमें पूछा गया इसमें से कांस्टेंट कौन कौन से हैं। अगर आप लिखते हैं a b c इक्वल्स टू a b, तो ये ए बी क्या है, आपका एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और ये ए बी सी क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप उसको स्टोर कर रहे हो। तो आप उसी को देखिए, ये 1 क्या है, इंटीजर कांस्टेंट, 2.4 क्या है, फ्लोट कांस्टेंट, ये ए बी क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, और ये ए बी सी क्या है, इसके अंदर कोई भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। तो ये क्या है, एक आइडेंटिफायर जिसको आप वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये आपका लिटरल नहीं है। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें पूछा गया था कि कौन सा लिटरल नहीं है, तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, उम्मीद है ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब गेट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन सा ऐसा गेट है जो जैसा भी आप इनपुट देते हैं वैसा ही आपको आउटपुट देता है, तो उसको क्या बुलाते हैं, बफर बुलाते हैं। अब इन्वर्ट कौन करता है, नॉट। तो वैसा गेट जो हमेशा आपको जैसा भी इनपुट है वैसा ही आउटपुट दे उसको क्या बोलते हैं, बफर। ये चीज़ आप पढ़े होंगे, नहीं अगर आपको नहीं आता तो ये चीज़ आपके लिए रिवाइज हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन था, ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पे हम मिनिमाइज करने की बात नहीं कहें, हम कहें इस एक्सप्रेशन के बराबर, यहाँ देखिए इक्वल टू है, बराबर कौन सा है। अब इसको आप मिनिमाइज कीजिए पहले, ताकि हम मिनिमाइज सब कुछ करके देखेंगे ना कि इसके बराबर कौन कौन सा हो सकता है। तो हम मिनिमाइज कर रहे हैं देखने के लिए क्या इसको छोटा बन सकता है। ठीक है, मिनिमाइज करते हैं, तो ए को कॉमन लिए, तो ये क्या आएगा 1 प्लस बी। अब 1 में आप किसी के साथ भी और कीजिए, हमेशा 1 ही देगा। जैसे ट्रू और फॉल्स, ट्रू देता है, चाहे आप ट्रू के साथ ट्रू लगाएं तब भी ट्रू देता है। तो ये आपको क्या देगा, ट्रू मतलब 1। 1 के साथ आप किसी को भी एंड कीजिए, 1 के साथ जिसको भी ऐड कीजिएगा वो जो वैल्यू वही की वही आ जाती है। 1 इंटू फॉल्स, ये क्या दे देगा आपको, फॉल्स। वैसे ही 1 इंटू ट्रू क्या दे देगा आपको, ट्रू। तो जैसी वो वैल्यू होगी वैसी आपकी रिजल्ट होगी। तो ये आपको लास्टली क्या दे देगा, ए। तो आपको इससे क्या मालूम चला, इससे आपको ये मालूम चला कि ये एक्सप्रेशन ए के तो बराबर है, बी के तो बराबर नहीं है। ए के बराबर हो गया तो वैसे ही ए प्लस बी के ही बराबर नहीं है। अब इसको आप थोड़ा नॉर्मलाइज कीजिए, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, वैसे ही प्लस ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी। और अब ध्यान से देखिए ये भी तो इसके बराबर है, ए प्लस ए बी आ गया। तो ये और ये दोनों ही इसके इक्विवेलेंट था, इसीलिए इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे। अब बहुत लोग इस पर आप बोल रहे थे कि सर नॉर्मलाइज करेंगे ना, तो हम नॉर्मलाइज की बात अगर हम आपको कहते हैं कि मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन, तब आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता। हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किसके किसके बराबर है, तो इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, या अगर आप लिखते बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है, ये अगर आप बुलियन अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आप उसमें ये चीज पढ़े होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि ए डैश बी प्लस ए बी डैश ये एक्सॉर का एक्सप्रेशन है, और ए डैश बी डैश प्लस ए बी ये एक्सनॉर का एक्सप्रेशन है। ये वाला एक्सप्रेशन किसका है, एक्सनॉर का, और ये एक्सप्रेशन किसका है, एक्सॉर का। ठीक है, ये सारी चीजें आप अगर डिजिटल लॉजिक पढ़ते हैं तो ये सब आपको वहाँ पे मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बाइनरी कोडेड डेसिमल, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन है आपका कैश मैपिंग से। इस तरह का कैश मैपिंग में हम लोग सेट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक करके समझते हैं। डायरेक्ट मैपिंग में क्या करते हैं, डायरेक्ट मैपिंग में हम इस्तेमाल करते हैं के मॉड एन का। इसका मतलब क्या है, हम कौन से ब्लॉक को किस लाइन में रखेंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उस पर्टिकुलर लाइन नंबर में हम उस ब्लॉक को उठाकर रख देते हैं। ये होता है डायरेक्ट मैपिंग। फुल एसोसिएटिव क्या बोलता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो लाइन कैश का खाली है, या कैश के ब्लॉक को ही लाइन बुलाते हैं, जो कैश का लाइन खाली है उस कैश में लाइन में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंस्टेंट नहीं, कहीं भी रख सकते हो जहां भी खाली हो। अब इसके बाद आया के वे सेट एसोसिएटिव। ये क्या कहा कि हम इन दोनों का हाइब्रिड बनाएंगे। मतलब ये क्या किया कि कैश को दो या दो से ज्यादा, जितने भी आप के का वैल्यू अगर 2 है, 2 वे सेट एसोसिएटिव बोलते हैं, तो ये 2 सेट्स में डिवाइड कर देता है। और उसके बाद क्या है, 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया। अब इन सेट्स में आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी क्या हैं। तो दूसरा आपका फुल एसोसिएटिव भी पूरा हो गया इसमें, और डायरेक्ट मैपिंग पूरा हो गया। डायरेक्ट मैपिंग क्या बोलता है कि आप फिक्स कर देते हैं कि हम इस कैश लाइन में रख सकते हैं, ये फिक्स कर देते हैं कि हम इस सेट में रख सकते हैं। और उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट था, फुल एसोसिएटिव कहीं भी रख सकते हैं, तो इस सेट के अंदर आप कहीं भी रख सकते हैं। तो सेट्स में किसको डिवाइड करते हैं, के वे सेट एसोसिएटिव। जैसे अगर हम 2 में डिवाइड कर रहे हैं 2 सेट्स में, तो 2 वे सेट एसोसिएटिव, 3 में तो 3 वे सेट एसोसिएटिव। उम्मीद है ये भी आप क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की होती है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, किसको सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं, सबसे आसान है पी रॉम। ईपी रॉम को हम इरेज कर सकते हैं किसकी मदद से, यूवी रेज की मदद से। डबल ईपी रॉम, इसको किसकी मदद से इरेज कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिक की मदद से कर सकते हैं। और ये क्या है, ये ऐसे ही बनाया हुआ है, फालतू का सा कोई रॉम होता नहीं है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा प्रोग्राम कर सकते हैं वंस, दैट्स पी रॉम। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा और आपको आता भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आप रख ही गए होंगे कि पर्सनल कंप्यूटर किसको बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को। ये सबसे आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है अभी तक जितना ही बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा।
इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमको ये देखना था कि क्या आप ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि नहीं। एडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वो किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसी ये क्वेश्चन आपको ये बताने के लिए था कि हर ऑप्शन को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ें अपने एग्जाम में, नहीं तो आती हुई गलतियां भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। माइक्रो प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 4th जनरेशन में। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन किसने बनाया था, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, हरमन साहब ने बनाया था। ठीक है, अब ये कन्वर्जन का एक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हम कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, ये है आपका बेस 10 मतलब डेसिमल में, आप इसको बेस 2 मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, 25 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते तो कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करते गए, 2 12 दूने 24, रिमाइंडर आ गया 1, 2 छक्के 12, रिमाइंडर आ गया 0, 2 तिहाई 6, रिमाइंडर आ गया 0, 2 एकम 2 और रिमाइंडर आ गया 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन बचा, पर अभी करेक्ट है कि नहीं उसके लिए हमको डेसिमल वाला भी देखना होगा। और बहुत लोग ये देखते इसको टिक मार दिए। ठीक है, अब हम डेसिमल वाला भी देखते हैं। अब डेसिमल वाला क्या है, उसको कैसे चेंज करते हैं वो भी देखिए। अब इसमें क्या है, 0.625। इसके लिए क्या करते हैं, जिसके बेस में हमको चेंज करना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो एक्सिस में वैल्यू आती है वो लेते चले जाते हैं। इसको मल्टीप्लाई किए, 5 दूने 10, शून्य हाथ में 1, 2 दूने 4 1 5 और 6 दूने 12, और 12 में एक एक्सिस चला जाएगा। तो ये जो एक्सिस गया, आप डेसिमल पॉइंट के बाद 1 1 0 1 के बाद आप इस 1 को लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक तो चीज़ें सही है। अब वैसे ही फिर से कीजिए, 0.250 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 25 दूने 50, तो ये क्या हो जाएगा, 0.500। एक्सिस में क्या आया, 0। चलिए यहाँ तक भी बात सत्य थी, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसको फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1.000। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 1, पर देखिए 1001 है यहाँ पे, बस इसी का आपको ध्यान रखना था, ये 101 आना चाहिए, 1001 नहीं। ठीक है, अब 0000 हो गया, तो उसको वापस से फिर से मल्टीप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। इसीलिए कोई क्वेश्चन आसान हो मुश्किल हो, आपको एकदम ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को भी पढ़ना है और ऑप्शंस को भी पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये एरे का क्वेश्चन है। एरे में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जितने डायमेंशन है एरे में, अगर आप उससे कम डायमेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या देगा, एड्रेस। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें से कौन सी आपकी वैल्यू देगी, एड्रेस नहीं। विच ऑफ देम वुड प्रोड्यूस वैल्यू नॉट एड्रेस। ठीक है, अब ये तो सीधा यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लिखा है, तो ये इस एरे का एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये ए, इसकी डायमेंशन कितनी है, 0, इसकी डायमेंशन कितनी है, 3, डायमेंशन कम है तो क्या देगा, ये भी एड्रेस। वैसे इसकी डायमेंशन कितनी है, 1, इसकी कितनी है, 3, ये भी क्या देगा, एड्रेस। वैसे इसकी डायमेंशन कितनी है, 2, इसमें 3, ये भी क्या देगा, एड्रेस। इसमें सारे ऑप्शन एड्रेस दे रहे हैं, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब ए किसका एड्रेस देगा, हर जैसे ए की बात कर रहे हैं, हर जो एरे है वो अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस देता है। इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए ऑफ 0 का एड्रेस देता है, तो ए किसका एड्रेस देगा, अपने पहले एलिमेंट का। वैसे A0 किसका देगा, A0 अपने पहले एलिमेंट क्या है, A0 का 0 का एड्रेस देगा, एंड सो ऑन। ये किसका एड्रेस देगा, ये A00 अपने पहले एलिमेंट का, पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, A00 का एड्रेस देगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने एरे में बता रखे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में नॉन लीनियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब इसमें ट्री भी नॉन लीनियर है, ग्राफ भी नॉन लीनियर है, तो मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको ऑप्शन ई। ठीक है, आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिए। लिंक लिस्ट में हेड का क्या काम होता है वो आपको पता होना चाहिए। लिंक लिस्ट में हेड क्या करता है, आपके उस लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस रखता है वो हेड। अब इस हेड के अंदर क्या है, नल। नल का मतलब क्या, हेड के पास कुछ है ही नहीं। इससे हमको क्या मालूम चलता है कि उस लिंक लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं, तो इससे क्या मालूम चलता है कि वो लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दिस लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कुछ नहीं करना था, आपको बस फॉलो करना था। चलिए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले
एक स्टैक बना लिए। सबसे पहले स्टैक में क्या हुआ, पुश हुआ है 10, 10 को पुश कर दिए। फिर क्या हुआ है, 20 पुश हुआ है, ठीक है। अब पॉप, अभी आपको स्टैक में यही ध्यान रखना चाहिए था कि बस पुश और पॉप दोनों एक तरफ से ही होता है। तो जब आप पॉप कीजिएगा तो पॉप क्या होगा, 20, तो जो एलिमेंट निकल जाएगा वो क्या है, 20, 20 निकल गया। अगला क्या है, पुश कर रहा है किसको, 30 को पुश कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पॉप किए, तो पॉप टॉप वाला एलिमेंट, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट पॉप होता है, तो 30 भी आपका पॉप हो गया 20 के बाद। अब आपको हम ये नहीं पूछे कि क्या एलिमेंट वो प्रिंट किया या पॉप किया है, आपको हमने क्या पूछा है कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद स्टैक के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो 20 और 30 तो पॉप हो चुका है, तो स्टैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 10 प्रेजेंट है। बस यही चीज आपको ध्यान रखना था कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या है बहुत आसान, बस आपको फंसाने के लिए था। अब दो सिचुएशन होता है, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या बोलता है, जब स्टैक फुल है और उसमें हम एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ओवरफ्लो। जैसे कि आपका एक ग्लास लिया आपने, उसमें पानी पूरा फुल है, अगर उसमें आप और पानी डालेंगे तभी ना उसमें ओवरफ्लो आएगा। अगर वो ग्लास फुल है, आप उसे पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही था, आपको ये क्वेश्चन फंसाने के लिए था। स्टैक फुल है, हम पॉप की बात कर रहे हैं, पुश की नहीं। तो स्टैक फुल है, उसे आप पॉप करना चाहे, क्या दिक्कत है पॉप करने में, पुश करने में दिक्कत है, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए नन ऑफ दिस। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन बस आपको फंसाने के लिए था, इसीलिए कहते हैं हर क्वेश्चन को आपको, हर ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी फंसाने वाला था। इसमें क्या है, अगर सिंपली पूछा है कि अगर आप किसी भी क्यू से कोई एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, उसको क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं डी क्यू। और उस डी क्यू का स्पेलिंग क्या होता है, DEQUEUE। ये है वो डी क्यू जो जिससे आप डिलीट करते हैं। इवन एन क्यू का भी स्पेलिंग क्या होता है, NQUEUE। क्यू में इंसर्ट एन क्यू, क्यू में डिलीट डी क्यू। ये वाला डी क्यू क्या है, इसको बोलते हैं डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू। अब ये क्या है डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यू है। इसमें आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही तरफ से कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है ये। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसीलिए नन ऑफ दिस। बस वही बोले ना, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वैसा नोड, जैसे मैंने ट्री बनाई, वैसा नोड जिसके कोई भी चाइल्ड ना हो, उनको क्या बुलाते हैं, सिंपली लीफ नोड। मतलब ये सारे क्या हैं, ये और ये सारे क्या हैं, लीफ नोड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है, हाइट और डेप्थ की बात करते हैं। हाइट आप नीचे से नापते हैं और डेप्थ आप ऊपर से नापते हैं। अगर हम इसने किसकी हाइट पूछी है, 1 की हाइट पूछी है, तो 1 की हाइट क्या है, जितने भी आपके लीफ नोड्स हैं उसमें से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस किससे आता है, इसमें ऑलमोस्ट सबसे बराबर डिस्टेंस आएगा। तो बस आप किसी से भी काउंट कर लीजिए, इससे काउंट कीजिए, 1, 2 और 3। इस 1 की हाइट क्या हो जाएगी, 3। अगर डेप्थ पूछते तो क्या हो जाता है, 0, क्योंकि डेप्थ यहीं से शुरू करेंगे और यहीं का यहीं ये नोड है। उम्मीद करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर 3 थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन आपको पूछा है कि बाइनरी सर्च ट्री में हमको अगर सॉर्टेड चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, लेट्स से ये हम बनाए 5, अब ये 4 और ये 1 और ये 2 और इधर 7 देते हैं। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री के, इसमें 2 था, बाइनरी सर्च ट्री के लेफ्ट में उससे छोटे एलिमेंट्स होंगे और राइट में उससे बड़े एलिमेंट्स होंगे। वही चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये गड़बड़ हो गया, इसको हम कर देते हैं 3 और इसको हम कर देते हैं 4। इसके भी देख लीजिए, लेफ्ट में से छोटे एलिमेंट है और राइट में से बड़े एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्या परफॉर्म कीजिएगा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर या BFS, कि आपको जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिले। तो इसके लिए हमेशा अगर आपको ध्यान से देखें तो बीच वाला जो एलिमेंट है, जो रूट नोड है, वो क्या है, इन सारे सीक्वेंस के मिडिल में आएगा। अब अगर आप इस पे लगाते हैं प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या लेंगे आप, प्री ऑर्डर सबसे पहले लेंगे आप 5 को। क्या सबसे पहले 5 लेंगे तो आपको सॉर्टेड मिलेगा, नहीं। पोस्ट ऑर्डर में 5 को आप सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो 5 को सबसे लास्ट में लिखेंगे तो 7 सबसे लास्ट में होना चाहिए ना। तो इस हिसाब से प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दोनों गलत है। BFS ले लीजिए, BFS लीजिए, तो आप BFS क्या करता है,
लेवल बाय लेवल दिखते जाता है। सबसे पहले 5 मिल जाएगा, सबसे पहले क्या मिलना चाहिए 1, तो ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। अब आप इन ऑर्डर को करके देखिएगा, आपको इन ऑर्डर से बाइनरी सर्च ट्री में सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि वैसा ग्राफ जो कि कनेक्टेड है, ये ग्राफ है जो कि कनेक्टेड है, ठीक है। अब वैसा ग्राफ जो कि कनेक्टेड है और उसमें कोई साइकिल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या था, इसमें आपको काउंट करने थे कि कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है कि एक प्रोसेस अपना काम करके जाएगा और दूसरा प्रोसेस आएगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, और इसमें ये नहीं बोल रहा है कि इसमें प्रीएम्प्टिव टाइप है, तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि प्रीएम्प्ट करने का कोई ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये प्रीएम्प्ट नहीं करेगा बीच में, तो ये पूरा प्रोसेस एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ना आपको गैंट चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं थी, आप सिंपली देख लेते इसमें कितने प्रोसेस हैं। इसमें 1 2 3 4 5 प्रोसेस हैं। अब 5 प्रोसेस है, P1 लेट से, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है P4 की, P4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? P1। तो P4 जाएगा, P1 आएगा, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसके बाद आपका P5 चलेगा, P1 जाएगा, P5 आएगा, 2 कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसके बाद कौन सा चलेगा? P2। P5 जाएगा, P2 आएगा, 3 कॉन्टेक्स्ट स्विच। उसके बाद कौन सा चलेगा? P3। P2 जाएगा, P3 आएगा, 4 कॉन्टेक्स्ट स्विच। टोटल कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएंगे? 4। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 4 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बस छोटा सा हम घोटाला कर दिए थे। वो क्या कर दिए थे, इसमें आपसे मैंने पूछा है टोटल वेटिंग टाइम, एवरेज नहीं पूछा है मैंने, टोटल वेटिंग टाइम पूछा है मैंने। और यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन में मैंने एवरेज प्रोवाइड कर दिया था, तो बहुत लोग इस पर क्लिक करके गलत आंसर दे दिए। इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपको टोटल वेटिंग टाइम नहीं दे रहा था। अब इसको आपको करके दिखाते हैं, ताकि जो जिन लोगों को नहीं पता है कि वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं वो भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, आपको पता है इसमें आपको टोटल वेटिंग टाइम निकालना है। चलिए सबसे पहले अब इसको हमको चलाना किसके अकॉर्डिंग है? इसको हमको चलाना है, अच्छा ऑर्डर दे रखा है इसके अंदर कि हम इस ऑर्डर में चलाएंगे। सबसे पहले P1 को चलाएंगे, फिर P2 को चलाएंगे, फिर P3 को। ऑर्डर दे रखा है इसमें सबसे पहले। चलिए अब P1 आया, ठीक है, P1 आया 0 टाइम पे, सबके अराइवल टाइम 0 है, तो P1 आया आपके 0 टाइम पे, ठीक है। P1 का कितना देर चलना था? 24 टाइम तक वो चला, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आपका आ जाएगा P2। P2 कितने टाइम तक चलेगा? 3 टाइम तक, 27। उसके बाद क्या आएगा? P3। P3 कितने टाइम तक चलेगा? 4 टाइम तक, 31, ठीक है। अब हमको सबका मालूम चल गया कंप्लीशन टाइम। अब हम एक एक करके सबके लिए बनाते हैं। P1 P2 P3, अराइवल टाइम क्या है सबका? सारा 0 है, ठीक है। कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम 24, P2 का कंप्लीशन टाइम 27, P3 का कंप्लीशन टाइम 31। अब कंप्लीशन टाइम मिल गया, हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कितने देर वो प्रोसेस अंदर मौजूद रहा, ठीक है। 0 पे अराइव हुआ 24, मतलब जब अराइव हुआ और जब एग्जीक्यूट करके निकल गया उसके बीच का टाइम को क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 24। ये 0 पे अराइव हुआ 27 पे निकला, 27 टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। 0 पे आया 31 पे गया, कितने देर रहा? 31 टाइम रहा। ये हो गया आपका टर्न अराउंड टाइम। अब इतने देर वो रहा, और आपका एक है बर्स्ट टाइम, कितने देर वो एग्जीक्यूट किया। तो जितने देर वेट किया और जितने देर वो एग्जीक्यूट किया, दोनों को मिला देंगे तब भी आपको टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। या तो जितने देर वो अराइव करके कंप्लीट किया उसके बीच में जितनी देर वो एग्जीक्यूट किया, वो एग्जीक्यूशन टाइम को अगर आप टर्न अराउंड टाइम से निकाल देते हैं, तभी आपको क्या मिल जाता है? तभी आपको मिल जाता है वेटिंग टाइम, ठीक है। ये 24 टाइम तक एग्जीक्यूट किया और रहा भी 24 टाइम तक, इसका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? 0। वैसे ही ये 3 टाइम तक एग्जीक्यूट किया, रहा कितने देर? 27 टाइम तक, वेट कितना देर किया होगा? 24 टाइम। वैसे ही ये 31 टाइम तक ये रहा अंदर प्रेजेंट, अराइव होने के बाद और एग्जीक्यूट करने से पहले। एग्जीक्यूट कितने देर किया? 4। अब 31 - 4 कीजिएगा, 27 आ जाएगा। अब इसमें टोटल वेटिंग टाइम पूछे, तीनों को ऐड कर दीजिए, 7 4 11, 1 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 51 हो जाएगा इसका टोटल वेटिंग टाइम, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस,
उम्मीद करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक बार हम फिर से आपको सारे टाइम्स के बारे में बता देते हैं। अराइवल टाइम, किस टाइम पे प्रोसेस अराइव कर रहा है। अगला है आपका बर्स्ट टाइम, कितने देर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। टर्न अराउंड टाइम, जब प्रोसेस अराइव किया है और जब प्रोसेस एग्जीक्यूट करके निकल गया है, इन दोनों के बीच का जो टाइम है, कितने देर वो रहा, वो है आपका टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम, जितने देर रहा और जितने देर एग्जीक्यूट किया। अब एग्जीक्यूट जो टाइम किया वो तो अपना इन्वेस्ट किया टाइम, उसको हटा दें तो कितना टाइम वेस्ट किया वेट करते हुए, वो आपका हो जाएगा वेटिंग टाइम। एक और है आपका रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जैसे एक प्रोसेस 0 पे अराइव किया, उसको 5 टाइम पे सीपीयू मिला, तो 0 से 5 के बीच में जितना टाइम लगा उसको रिस्पॉन्ड करने में, वही टाइम क्या होता है आपको, रिस्पॉन्स टाइम। उम्मीद करते हैं सारे टाइम्स भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, वो शेयर्ड एरिया जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा किसी और प्रोसेस को अलाउ नहीं करते हैं क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब इन शॉर्ट, क्रिटिकल सेक्शन में एक वक्त पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। इसको क्या बुलाते हैं, इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। अब एक और है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का इस्तेमाल करना चाहे तो कोई दूसरा प्रोसेस उसको ये करने से रोके ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस। एक और है बाउंडेड वेट, कोई एक ऐसा प्रोसेस ना रह जाए जिसको मौका ना मिले क्रिटिकल सेक्शन का इस्तेमाल करने का, तो वो वेट करता ना रह जाए। मतलब बाकी प्रोसेस जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन का, एग्जीक्यूट कर जा रहे हैं, और कोई बेचारा सा प्रोसेस है जिसको मौका ही नहीं मिल रहा है क्रिटिकल सेक्शन का इस्तेमाल करने का, तो ऐसा सिचुएशन ना हो, उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड वेट, ठीक है। ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। अब कंपैक्शन क्या होता है, देखिए, अब कंपैक्शन क्या होता है, जैसे लेट से ये हमारे मेमोरी है, उसमें हम क्या किए हैं, उसको डिवाइड कर दिए हैं ब्लॉक्स में, और हर ब्लॉक में कोई कोई प्रोसेस आके स्टे कर रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, लेट से इसके अंदर 2 KB खाली बच गया, इसके अंदर 1 KB खाली बच गया, इसके अंदर 4 KB खाली बच गया, तो 4 2 6 1 7 KB मेरे पास खाली है, ठीक है, 7 KB मेरे पास खाली है। पर अगर 6 KB का भी कोई प्रोसेस आता है ना, उसको हम यहाँ पे रिसाइड नहीं करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 7 KB लगातार खाली नहीं है। तो इसी को लगातार खाली करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि हम कंपैक्शन करेंगे, मतलब हम सारे प्रोसेस को हम एक तरफ मूव कर देंगे ताकि जो खाली स्पेसेस है वो एक तरफ हो जाए, ठीक है, इसी को हम कंपैक्शन कहते हैं। अब ये जो खाली स्पेसेस बचे हुए हैं, फिर भी हम इसको, जो 6 KB का प्रोसेस है उसको हम रख नहीं पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और इसी को दूर करने के लिए हम कंपैक्शन करते हैं कि सबको एक तरफ मूव कर दो, जो खाली जगह है वहाँ पे जो प्रोसेस नया है उसको हम रख लेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग कंपैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम गेटिंग लिखे हैं, ओवरकमिंग नहीं लिखे हैं, बस यहीं पे लोग गलत कर दिए होंगे। यहाँ ओवरकमिंग पढ़े होंगे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पढ़े होंगे, और जल्दी जल्दी में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देख के वो लोग इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिए होंगे। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो कंपैक्शन क्यों करते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए, और कैसे करते हैं वो आपको मैंने अभी दिखा दिया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 2 तरह का टाइम है, एक है रोटेशनल लेटेंसी और एक है आपका सीक टाइम। देखिए, आपका जो डिस्क होता है ना, वो ट्रैक्स में डिवाइडेड होता है, और हर ट्रैक आपका सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। अब अगर आपको रोटेट करके आपको इसी ट्रैक के किसी दूसरे सेक्टर पे जाना है रोटेट करके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी। अब अगर आपको एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाना है, मतलब एक ट्रैक के किसी एक सेक्टर से दूसरे ट्रैक के किसी एक सेक्टर पे जाना, तो जो आगे पीछे का मूवमेंट है इसको बोलते हैं सीक टाइम। अब क्वेश्चन को देखिए, द टाइम टेकन फॉर द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट टू द डिस्क, यहाँ पे लिखा ही हुआ है रोटेट टू द डिस्क हेड इज कॉल्ड, रोटेट करने के लिए टाइम को क्या बोलते हैं, रोटेशनल लेटेंसी। अगर यही बोलता कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के 2 सेक्टर्स में चेंज करना है, आगे पीछे हमको अगर मूव करना है, तो उसके लिए वो टाइम को क्या बोलेंगे अपन, सीक टाइम। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अब ठीक है, आप लोग अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप पॉज कर लीजिए और उसको खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए। ये एक्चुअली मेरे को पहले ही बोलना चाहिए, बट ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ डेडलॉक टू बी पॉसिबल। डेडलॉक के लिए आपको, अगर आपने पढ़ा होगा
तो ये सारे सिचुएशंस कंपलसरी है डेडलॉक होने के लिए, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, ये भी आसान है, अगर आपने डेडलॉक पढ़ा हो, याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे ना बहुत लोग डेडलॉक इग्नोरेंस को डेडलॉक अवॉइडेंस समझ के पैंकर्स एल्गोरिथम मार दिए। डेडलॉक इग्नोरेंस क्या बोलता है कि अगर डेडलॉक आया है तो इग्नोर कर दो कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसमें लगता है कि डेडलॉक हो सकता है, इग्नोर कर दो। इसको ना ऑस्ट्रिच एल्गो भी कहते हैं। ऑस्ट्रिच क्या करता है ना कि जब आंधी आता है तो रेत के अंदर अपना सर घुसा लेता है, ये इस तरीके से बिहेव करता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए उसको बुलाते हैं कि वो इग्नोर कर रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसा अराइज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो डेडलॉक इग्नोरेंस को हम लोग ऑस्ट्रिच एल्गो भी बोलते हैं, पर कोई सा भी ऑप्शन में वो नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे डेफिनेशंस मैंने दे रखे थे। ये डेफिनेशन आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को आप इंटरनेट की मदद से या किसी भी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट की मदद से आप ऑपरेट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, डेफिनेशन बेस्ड है। अगला है आपका ग्रेड कंप्यूटिंग का शायद से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, बस ये ग्रेड कंप्यूटिंग के बारे में बता रखा है, और बस वही कि आपको ग्रेड कंप्यूटिंग के बारे में पता होना चाहिए। ग्रेड कंप्यूटिंग किसके लिए काम आता है, जब इसका मेन फोकस ये होता है ना कि आपका कोई पर्टिकुलर काम है, कोई पर्टिकुलर काम के लिए स्पेसिफिक होता है, और ये आपको क्या बोलते हैं, ऐसा वर्चुअल व्यू देता है कि आप एक बड़े टास्क को बहुत आसानी से परफॉर्म कर ले रहे हैं। ठीक है, ग्रिड्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर के बारे में आप जानते ही होंगे। व्हाइट हैट हैकर क्या होता है, वैसे हैकर्स जो एथिकली काम करते हैं, मतलब जो हैकिंग को दूर करने के लिए या हैकिंग को रोकने के लिए काम करते हैं, उनको बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। देखिए ऑप्शंस, व्हाइट हैकर्स क्या करते हैं, रेस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ, हाँ भैया, और कोई रूल तोड़ते नहीं है। अब आइडेंटिफाई कंपनी सिक्योरिटी फ्लॉ, मतलब किसी कंपनी में कोई दिक्कत आ रही है कि भाई इसके कारण आपका हैक हो सकता है सिस्टम, तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको एथिकल हैकर्स बोलते हैं, एकदम बढ़िया। गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हैं, जो भी आपके अनएथिकल हैकर्स हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, उनको पकड़ने में। तो ये सारे ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आसान सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है, ग्रे हैट हैकर। वो क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्रे हैट हैकर क्या होता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। एनीवन हु यूज डिजिटल एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, मतलब अगर वो इंटरनेट का या फिर डिजिटली अवेलेबल है, उनको क्या बुलाते हैं, डिजिटल सिटीजन भी बुलाते हैं, और डिजिटल सिटीजन को ही नेटिजन भी बुलाते हैं। इसीलिए इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो आपको टिक करना था कि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्राई कैच का। एक्सेप्शनल हैंडलिंग का प्रॉब्लम है। अब समझिए, ट्राई क्या करता है, आप ट्राई के अंदर उन स्टेटमेंट्स को रखते हैं जिसमें आपको लगता है कि एक्सेप्शन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट के अंदर आप उसको हैंडल करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये फंक्शन नीचे कॉल हुआ है, इस फंक्शन के अंदर पास क्या हुआ है, 0। जब 0 पास किए तो प्रिंट क्या होगा, 5 डिवाइड बाई 0। ये कैसा एरर है, 0 डिवीजन एरर। ठीक है, तो अब एक्सेप्ट में अगर आप 0 डिवीजन एरर के लिए एक अलग सा ब्लॉक बनाते हैं, जैसे अगर एक्सेप्ट के साथ आप उस एरर का नाम भी देते हैं, तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक एरर को हैंडल करता है। और अगर आप एक्सेप्ट के साथ किसी एरर का नाम नहीं देते हैं, तो वो हर तरह के एरर को हैंडल करता है। अब ये हैंडलिंग में आप क्या काम किए, आप प्रिंट करवा दिए एरर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है एक एक्सेप्शन, इसीलिए एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा और क्या प्रिंट कर देगा, एरर रिकॉर्ड। अगर हम यहाँ पे 1 पास करते तो कोई भी एरर नहीं आता, तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक नहीं चलता। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो बस ये क्या प्रिंट कर देगा, एरर रिकॉर्ड। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में बस एक फाइनली का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए, बाकी स्टोरी तो आप समझ गए। फाइनली क्या है, इर्रेस्पेक्टिव कि एरर एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फाइनली ब्लॉक हमेशा चलेगा। तो एरर रिकॉर्ड तो प्रिंट होगा ही, साथ साथ OH भी प्रिंट होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये भी आसान था, बस थोड़ा सा कुछ लोग जल्दी जल्दी में दूसरा ऑप्शन देखे नहीं। पाइथन में एरर खुद से रेज करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, रेज का भी और एसर्ट का भी। तो इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ई। बस यही है ना कि हड़बड़ाना नहीं है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। चलिए अगले पे चलते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। पाइथन किसने बनाया था? पाइथन को डेवलप किया था टूडो वन रासन साहब ने। ठीक है, वैसे अब इसमें क्या है, पाइथन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। पाइथन में म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, बिल्कुल सही बात। पाइथन यूज करता है डायनेमिक टाइपिंग, बिल्कुल सही बात। डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है? जैसे सी प्लस प्लस की बात करें, वो स्टैटिक टाइपिंग की यूज करता था। मतलब अगर आप इंट ए करके एक वेरिएबल बनाए तो ये ए जो है हमेशा इंटीजर टाइप का डेटा ही रखेगा, पर वैसा कोई कंस्टेंट आपके पाइथन के अंदर नहीं है। आप ए करके एक वेरिएबल बनाए जिसके अंदर आप 2 रखें, तो अगले बार जाके आप ए के अंदर एक स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, एस बी सी कुछ भी रख लीजिए अपना। तो डायनेमिक टाइपिंग क्या बोलता है, एक वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप को हम रख सकते हैं। तो ये चीज़ किसमें इस्तेमाल होता है, पाइथन में। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। पर स्टैटिक टाइपिंग का इस्तेमाल किसमें होता है, सी प्लस प्लस में, पाइथन में नहीं, इसीलिए ये बात गलत है। तो इसमें क्या पूछा गया था कि कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है पाइथन का, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। और पाइथन केस सेंसिटिव तो है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा, और डायनेमिक और स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है वो भी आप क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से टोकन कौन कौन से हैं वो आपको बताना था। ठीक है, अब आसान है, ये कीवर्ड भी एक टोकन है, आइडेंटिफायर भी एक टोकन है, लिटरल भी एक टोकन है, ऑपरेटर भी एक टोकन है। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपका क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम फोकस करता है, इसलिए हम इसको कैपिटलाइज कर दिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स आप रैम में लेकर आएँ, तो यही नाम ही है यहाँ पे, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोग्राम्स। अब वही अगर बोलता है ज़्यादा ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, या फिर ज़्यादा ज़्यादा प्रोसेस को वक्त देना है सीपीयू में, या फिर कि इसको भी मौका दो सीपीयू का, उसको भी मौका दो सीपीयू का, वो हो जाता है आपका मल्टीटास्किंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। ज़्यादा ज़्यादा प्रोग्राम्स आप लेकर आ रहे हैं रैम में, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस ठीक है, तो यहीं तक था। आपके 60 क्वेश्चंस थे ये। 60 क्वेश्चंस में आपको 60 अलग अलग कॉन्सेप्ट मिले होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट लाइक, और बाकी लोगों की हेल्प हो जाए, मेरी भी हेल्प हो जाएगी अगर आप इसको शेयर कर दें तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।